रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे साथ आज से लगभग 3.5 साल पहले ठीक इसी तारीख को घटी थी। इस हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी कभी भी सामान्य तरीके से नहीं चली। मैं कितना भी इसे भूलने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी मेरे दिमाग में यह घटना ऐसे बस गई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भूत प्रेत पिशाच, इन सब चीज़ों पर जो मैं विश्वास नहीं करता था, वह सब मेरा नज़रिया सिर्फ कुछ ही घंटों में बदल गया था। आज भी अब यह कहानी सुनाते समय मेरे अंदर उसी दिन के डर के भाव प्रकट हो रहे हैं। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि किस तरह मैं उस वक्त बचा था। ये उस समय की बात है जब मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में बस दाखिला लिया ही था। मुझे एडमिशन के लिए सिर्फ 2 महीने ही बीते थे कि मेरे साथ ये घटना हो गई। उस समय कॉलेज में 2 मेरे सबसे अच्छे दोस्त विजय और मनोज मेरे साथ ही एक ही रूम में रहा करते थे। कुछ ही समय पहले ही हम तीनों की दोस्ती हुई थी और आगे चलकर हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। यह घटना उसी के आसपास के दिनों की है। उस समय को अब याद करके मैं तो बुरी तरह से कांप उठता हूँ। उस समय लगभग कॉलेज में आए 2 महीने ही बीते थे और हमारी एक ऐसी आदत हो गई थी जिसके हम आदी हो चुके थे। यह कोई नशे या गलत चीज़ की आदत नहीं थी। हम शाम को बस बाहर टहलने जाते थे। सुनने में यह कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हों और आप रोज़ाना बाहर घूमने जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। गुरुवार का दिन था। हम शाम को ऐसे ही बाहर घूमने निकल गए और आज मैं यह दोनों को कहने वाला था कि कल से मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाला, और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि कल से पूरा दिन बदल जाएगा। हम लोग ऐसे ही बाहर घूम रहे थे और उस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कुछ ही समय में सूरज भी ढलने वाला था और उससे ज़्यादा मैं अपने एग्ज़ाम की चिंता में खोया हुआ था। ऐसे ही घूमते घूमते मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लग गई, लेकिन हमने अपने साथ पानी नहीं लिया। तभी मुझे सामने एक बड़े पाव की दुकान दिखाई दी जिधर पीने वाला पानी रखा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम 1 मिनट रुको, मैं ज़रा पानी पीकर आता हूँ। तभी मैं उस दुकान के नज़दीक गया और पानी पीकर वापस आने लगा। मैं जैसे ही वापस आ रहा था तभी मैंने गौर किया कि मेरे दोनों दोस्त बहुत ज़ोरों शोरों से हंस रहे हैं। वह जिस दिशा में देखकर हंस रहे थे वहाँ पर एक अजीब सी बूढ़ी औरत गिरी हुई थी। यह देखकर लग रहा था कि शायद वह फिसल के गिरी है। मैंने देखा कि वह औरत मनोज और विजय की तरफ बहुत गुस्से से देख रही है। उसने उन दोनों को हंसते हुए देख लिया था, पर मेरे दोनों दोस्त भी कोई बहुत ज़्यादा सभ्य नहीं थे और बूढ़ी औरत को गुस्से में देखते हुए उन दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पर उसके विपरीत उन दोनों ने तहस में आकर कहा, ए बुढ़िया, चल भाग यहाँ से, चलना वलना तो आता नहीं है, हम पर गुस्सा कर रही है। उस समय उस औरत का चेहरा देखा तो वह गुस्से से उन दोनों को घूरे जा रही थी। मैं सुन नहीं पाया, पर उसने कुछ तो कहा और वहाँ से वो चली गई। इसके बारे में मैंने उन दोनों से पूछा, जिस पर वो दोनों बात टालते हुए दिखाई पड़े, पर मैंने फिर भी उन पर दबाव देकर ये जानना चाहा तो उन दोनों ने मुझे बताया कि वह औरत रास्ते पर चलते हुए रेलिंग से फिसल कर गिर गई। जिस पर मैंने गुस्से में आते हुए कहा, तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी, ना कि हंसना। मैंने उस बात के लिए उन दोनों को बहुत चिल्लाया और वो दोनों भी अपनी गलती मानने लगे। मैंने उन दोनों को उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए कहा, पर तब तक वह औरत जा चुकी थी। यहाँ पर बात खत्म हो गई, पर असली घटना तो अब होने वाली थी। अब तक शाम हो चुकी थी और रात भी होने वाली थी। हम दोनों अपने रूम में पहुंचकर खाना बनाने में लग गए और रात के करीब 10 बजे खाना खाकर सोने भी चले गए। वो रात किसी सामान्य रात जैसे ही बीती, पर सवेरा अब सामान्य नहीं होने वाला था। सवेरे सवेरे जैसे ही मैं उठा, मैंने विजय की हालत देखी। वो ठंड से करा रहा था। मैंने चेक किया तो विजय को बहुत ही तेज बुखार था। मैंने उसे जल्दी से एक दवाई खिलाई और डॉक्टर के पास ले जाने लगा। डॉक्टर ने विजय को चेक करके उसे कुछ दवाइयाँ दी और ठंड में बाहर ना निकलने की सलाह दी। विजय दवाई खाकर अच्छा महसूस कर रहा था। अगली सुबह हमें लगा कि विजय का बुखार ठीक हो गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका बुखार अब ज़्यादा चढ़ गया था। उसके साथ ही वो अजीब अजीब सी बातें करने लगा। उसकी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। वह भूत प्रेत चुड़ैलों के बारे में कहे जा रहा था।
हमने फिर से विजय को डॉक्टर के पास ले गए और इस बार विजय को 2 घंटे के लिए क्लिनिक में ही रहने दिया। शाम को जब विजय वापस लौटा तो उसका बुखार पूरी तरह से जा चुका था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ समय पहले उसे बुखार है। फिर उस रात को मैं काफ़ी समय तक जगा हुआ था, पर 1 बजे मैं भी सो गया। जब हम सुबह उठे तो हम बहुत ही हैरान हो चुके थे। हमने देखा कि विजय के कपड़े फटे हुए हैं, उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, उसके शरीर से बहुत ही अजीब तरह की गंध आ रही थी। उसकी हालत किसी मिट्टी से लेटे हुए मजदूर जैसी लग रही थी। उसकी हालत देखकर हमने उससे इसका कारण पूछा, पर वह कुछ बता नहीं पा रहा था। उसने बताया उसने रात को एक सपना देखा जिसमें वही औरत विजय को दिखी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले रास्ते पर मजाक उड़ाया था। वह औरत बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ देख रही थी। उस औरत ने कहा, अभी तो ये शुरुआत है, तू देखता जा तेरे साथ क्या क्या होता है। तभी पीछे से किसी डायन ने विजय का गला पकड़ लिया और उसे वो घसीटते हुए शमशान घाट में ले गई। वहां पर उसने विजय को बहुत यातना दी, उसको बहुत मारा और आखिर में उसे वहीं छोड़कर चली गई। विजय डायन से लड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसकी सारी कोशिशें असफल हो रही थी। विजय उस डायन के सामने किसी बच्चे के जैसा लग रहा था। जब विजय के साथ ये सब हो रहा था तब वह बूढ़ी औरत बहुत जोरों शोरों से हंस रही थी। उसके बाद विजय शमशान घाट से उठकर फिर से घर आकर सो गया। विजय ने बताया कि उसने ऐसी चीज़ें अपने सपने में देखी जिसे जानकर हम दोनों बहुत घबरा गए। उसके बाद हम विजय को लेकर शमशान घाट के इधर गए और हूबहू विजय ने जैसा सब कुछ सपने में बताया था वैसा ही यहाँ पर भी हुआ था। विजय ने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे स्थानों पर मिट्टियाँ सब बिखरी हुई थी। विजय के साथ ये सब चीज़ देखकर मनोज भी बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे भी इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर सच मेरे सामने था, इसलिए मैं इसे पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता था। अगर विजय के साथ जो हुआ वह सच था और इसके पीछे वही बूढ़ी औरत थी, तो संभवतः अब उसका अगला शिकार मनोज होने वाला था। मनोज डर से कांपने लगा था। उसने कहा, हमें किसी ज्योतिष या तांत्रिक के पास जाना चाहिए, जरूर उस औरत ने हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। उसके बाद हमने कुछ जनों से पूछकर वहां पर रहने वाले एक अघोरी से मिलने गए। अघोरी पूरे समय से तप में ही रहता था। हमारे जाते ही उसे हमारे आने का आभास हो गया था। उस अघोरी ने कहा कि संकट आने पर सबको आना पड़ता है। हम सभी उसकी बातें सुनकर एकदम से हैरान थे। शायद उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम था। हमने पूरी की पूरी बात उस अघोरी बाबा को बताई, जिस पर उन्होंने हम तीनों को एक विधि करने को कही। उस विधि के अनुसार हमें परसों की रात को जब अष्टमी तिथि रहेगी तब रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में हमें अपने घर के बरामदे में लगी हुई कीलें वहां से निकालनी होंगी और उसके बाद वह कीलें निकालकर उस बूढ़ी औरत को वापस देनी होंगी और उससे माफ़ी मांगनी होगी। इस पर हमने बाबा जी से पूछा, पर बाबा हमारे बरामदे में तो कोई कीले जैसी कुछ है ही नहीं। जिस पर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर भूत प्रेत देने के लिए उसके घर के चारों तरफ कीले लगाई जाती हैं। अभी तुम दोनों के ऊपर किसी डायन का खतरा मंडरा रहा है जो उस बूढ़ी औरत ने तुम्हारे पीछे छोड़ा है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी भूत प्रेत डायन का अनुभव है और वह अनुभव असलियत या सपने में हो रहा है तो संभवतः तुम्हारे घर के चारों कोनों में से किसी 2 कोनों में 2 कीले लगी होंगी। फिर हमने बाबा जी से पूछा, पर बाबा हमें उस औरत के घर का पता नहीं मालूम। तभी उन्होंने कहा, वह पहाड़ के नीचे की तरफ जो छोटी सी बस्ती है वहीं पर रहती है। उन्होंने कहा कि ठीक परसों 12 बजे से 1 बजे के बीच कीले निकाल लेना, तब संभवतः तुम्हारी जान बच जाएगी। वह कीले उस औरत को देकर माफ़ी मांग लेना। उस दिन अघोरी बाबा की बात सुनकर हम तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और सबसे ज़्यादा तो विजय और मनोज डर गया था। वे दोनों अपने को कोस रहे थे कि वो दोनों उस दिन क्यों हंसे। एक दिन और बीत गया, पर अगली सुबह तो सारा माहौल ही पलट गया था। जो घटना विजय के साथ हुई थी वह हूबहू मनोज के साथ भी कल रात को हुई थी। उसके भी कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और शरीर पर जख्मों के निशान थे। उस दिन मैंने उन दोनों को मंदिर लेकर गया। मंदिर से आने के बाद उन दोनों को अच्छा महसूस हुआ। अगले ही दिन हमें वो कीले निकालने थे। इन कीलों को ना तो समय से पहले निकाला जा सकता था और ना ही समय के बाद, क्योंकि फिर उसका कुछ महत्व नहीं रहता। एक और दिन बीत गया
और अब तो दोनों को बहुत तेज बुखार आ गया था। बाहर से वे दोनों बहुत ही ज़्यादा सामान्य लग रहे थे, पर अंदर से जैसे कोई चीज़ उन्हें मार रही थी। उन दोनों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। साथ ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू हो गए थे और ठीक से बातें भी नहीं कर रहे थे। मैं पूरे दिन से रात का इंतजार ही कर रहा था और रात होते ही जो हमने सोचा था वह सब उल्टा हो गया। विजय पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई आत्मा आ गई हो। वह अजीब सी बातें कर रहा था। उसके ऊपर शायद किसी डायन की आत्मा आ गई थी और वह हमारे बस में नहीं था। विजय ने हम दोनों को चोट पहुंचाने की बहुत कोशिश की, पर किसी तरह से हमने उसे बिस्तर पर बांध दिया। शायद विजय के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि विजय ने ही उस औरत को बुढ़िया कह के वहां से जाने के लिए कहा था। अब मनोज की तबीयत खराब हो रही थी और 12 बजे हम दोनों ने कीले निकालना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक पागलों जैसे ढूंढने के बाद भी हमें वो कीले मिल नहीं रही थी, क्योंकि हम किसी चकोर वाले कमरे में नहीं रहते थे, हम एक कंपार्टमेंट में रहते थे। तभी मुझे उस बाबा की याद आई। उन्होंने कहा था कि कमरे के 4 कोनों पर वह कील लगी होंगी। फिर हमने अपने घर के अंदर के 4 कोनों के इधर कीले ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में हमें दोनों कीले मिल गईं। हम इस बात से हैरान थे कि इतनी बड़ी कीले किसने और कब घर में लगा दी। हम उन कीलों को लेकर पहाड़ी के पास गए और कुछ दिनों से पूछताछ करने के बाद हमें उस औरत का घर मिल गया। वहाँ पर रहने वाले लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब काला जादू करते हैं। हमने जाकर उस औरत से माफ़ी मांगी, पर जैसे ही हम घर से बाहर आए हमारी हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत ने हमें माफ़ तो कर दिया, पर जैसे ही हम घर से बाहर निकले हमें वही अघोरी बाबा दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि ये कीले और तुम्हारे पीछे डायन भी मैंने ही लगाई थी। इससे पहले भी तुम लोगों को मैंने यहाँ वहाँ कई जनों से बदतमीजी से बात करते हुए देखा था, पर उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया। इसलिए तुम्हें अपनों से बड़ों के आदर्श और तहजीब सिखाने के लिए ये मैंने किया। वादा करो कि इसके बाद से दोबारा ऐसा तुम कभी नहीं करोगे। मनोज उस बाबा से माफ़ी मांगने लगा और जब हम घर पहुँचे तो मैंने देखा कि विजय भी ठीक हो गया था। उस दिन के बाद से वो दोनों सबसे बहुत अच्छे से बात करने लगे। दोनों का बुखार भी चला गया और अपनी आदत के विपरीत वो दोनों अब पढ़ाई करने लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।